Tiwari, your economics teacher. Students, till now we have studied that how industrial development was important in an economy which was stagnant with no overall GDP growth. We have seen that how policymakers justified the role of private sector and public sector just by dividing these industries into three different schedules under IPR 1956. We have also studied the role of small scale industries in generating the employment and helping the Indian government to achieve the objectives of social welfare. In this video, students, I will start yet another important topic of industrial development, that is import substitution and the effect of policies on the industrial development of India. So students, let us start the first topic, that is import substitution. Students, the industrial policy which was adopted under IPR 1956 was closely related to the trade policy, and in the first 7-year plans it was characterized by inward-looking trade strategy, and technically this inward-looking trade strategy was known as import substitution. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स का यूज किया है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इस पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि रेदर देन इंपोर्टिंग द गुड्स और कमोडिटीज फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स, वी शुड रिलाई ऑन आवर ओन प्रोडक्शन और ऑन आवर ओन इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज. स्टूडेंट्स, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज अगर किसी को एक व्हीकल फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करना है, तो उसको इंपोर्ट करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और उसका एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे हमारे इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं होगा. तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें इंडिजीनियस या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इनकरेज करना है जस्ट टू एनहांस देयर प्रोडक्शन और जस्ट टू ब्रिंग डाइवर्सिटी इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट की और इस पॉलिसी में, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि इट वाज एम टू रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट्स विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन. अब यहाँ पे इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने दो स्टेप्स अडॉप्ट किए. पहला स्टेप क्या था कि गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि इंपोर्ट के माध्यम से या जो भी इंपोर्ट करके गुड्स या कमोडिटीज हम इंडिया में मंगाते थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिया. हैवी टैक्सेस इम्पोज करने की वजह से क्या हुआ कि उन गुड्स और कमोडिटीज का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और इससे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को डिस्करेज करने की कोशिश की. और दूसरा जो स्टेप था वो था गवर्नमेंट फिक्स द कोटाज टू स्पेसिफाई क्वांटिटी टू बी इंपोर्टेड, यानी कि डिफरेंट कमोडिटीज को जो वो इंपोर्ट करते थे उसके इंपोर्ट के कोटा को गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि आप इसी क्वांटिटी में पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं. तो ये दो मेजर्स या स्टेप्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए. और इंपोर्ट को क्यों डिस्करेज किया? इंपोर्ट को डिस्करेज करने के पीछे जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जाए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए. फाइन. जो थर्ड पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंडर वो ये थी कि गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. मैंने पहले ही बताया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज वर नॉट हैविंग एनफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट. सो इंडियन गवर्नमेंट टुक द चार्ज to uplift the industrialization process of India, and we were not having that advanced technology so that we would be able to produce the goods or products
with the standard which was matching with the standards of developed countries. So indigenous industries were not standing in the competition with the industries which were there in the developed countries. So just to save the indigenous or domestic industries from this competition, government adopted this import substitution or inward looking trade policy. And the next one is steps to keep the foreign exchange reserve safe. यहाँ पे गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी सेव करके रखना चाहती थी. अब फॉरेन रिजर्व को सेव करने का क्या मतलब, यहाँ पे मैं इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं किसी लग्जरियस आइटम को फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता हूँ तो एक तो इंपोर्ट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था. दूसरा, इंपोर्ट पे जो टैक्सेस थे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे. इसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. और जब लग्जरियस आइटम हम मंगा रहे थे तो उस पर तो और ज्यादा टैक्सेस लगते थे. तो इससे उनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था. और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट था उसका पेमेंट हमें उस पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी में करना होता था. इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था वो डिप्लेट करता था. तो अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट किया. एंड द नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट वाज आल्सो डिस्करेज्ड. गवर्नमेंट आल्सो डिस्करेज्ड द एक्सपोर्ट. अब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को डिस्करेज क्यों किया? एक्सपोर्ट को अगर इनकरेज करती तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता, फॉरेन करेंसी आती. इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो बढ़ता. लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था. वो ये था कि अभी हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थे, हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे जिससे कि हम अपने यहाँ के सिटीजन्स को या जो भी हमारे यहाँ कंज्यूमर्स हैं उनको पूरी तरीके से उनके डिमांड को सेटिस्फाई कर सकें, कैटर कर सकें. फाइन. इस वजह से गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स पे भी रोक लगा रखा था या एक्सपोर्ट्स को भी डिस्करेज किया था. और दूसरी चीज ये थी कि हमारा जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड था, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो इंटरनेशनल नॉर्म्स या इंटरनेशनल क्वालिटी से मैच नहीं करती थी. तो मिड 1980s तक जो है एक्सपोर्ट को इनिशिएट करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की. ये तकरीबन 1985 के बाद ही एक्सपोर्ट्स में कुछ हाइक देखने को मिला. सो स्टूडेंट्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने फॉलोइंग पॉइंट्स को डिस्कस किया. पहला पॉइंट था गवर्नमेंट एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द इंपोर्ट्स विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन. दूसरा पॉइंट जो हमने देखा वो ये था कि गवर्नमेंट इंटेंडेड टू डिस्करेज द इंपोर्ट्स एंड फॉर दिस गवर्नमेंट अंडरटुक two steps. The first one was government imposed heavy taxes on imported goods, and the second one was government fixed quotas to specify the quantity to be imported. Fine. जो तीसरा पॉइंट हमने ये देखा वो ये था कि गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. एंड द नेक्स्ट पॉइंट वाज स्टेप्स वर टेकन टू कीप द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेफ, एंड government also discouraged the export. And students, now we will move on to our next topic, and the next topic is the effect of policies on industrial development of India. And under this we will discuss the positive impacts and negative impacts also. So students, first of all we will see the positive effect of policies on industrial development. इसमें हम एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. जो पहला पॉजिटिव इफेक्ट था जो कि आईपीआर के डिफरेंट पॉलिसीज को जो अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसका हम पहला पॉजिटिव इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं. जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज विच गवर्नमेंट अडॉप्टेड, इट बूस्टेड अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी. And this contribution increased from 11.8% to 24.6% in 1990.
In 1950-51, the contribution was only 11.8%, and in 1990-91, this contribution increased to 24.6%. फाइन. जो दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो ये था कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में 6% का एनुअल ग्रोथ देखने को मिला. जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ने, उस पॉलिसीज में पब्लिक सेक्टर को पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया था. तो इसकी वजह से पूरे इंडस्ट्रियल आउटपुट में 6% का ग्रोथ देखा गया एनुअली. एंड देयर वाज डाइवर्सिफिकेशन इन द प्रोडक्ट्स which were being produced by domestic industries. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते थे उसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी प्रोड्यूस होने लगे इंडिया में. ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज्यादा बूम किया. फाइन. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ LSIs, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में मदद करती हैं. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की वजह से कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो सका. लास्ट वन इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर का, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का, उसको भी अचीव करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने बहुत ज्यादा मदद की. मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने तमाम रिबेट्स इन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड किया. और इसमें यह था कि जिनके पास बहुत छोटी पूंजी है, जिनके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, वो भी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं. 5 लाख रुपीज एक थ्रेशोल्ड था. जिसके पास 5 लाख रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वेंचर कर सकता है. ये पॉलिसी में IPR 1956 में ये पॉइंट था और इसने बहुत मदद की सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए. और एक और बात मैंने बताई थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट करती हैं, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं. तो इस वजह से कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हुआ, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिला, उनके पास पैसे आए, उनकी कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ी. ठीक है. उसके बाद हम नेगेटिव इफेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करने से पहले. जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जो IPR 1956 की वजह से ये प्रभाव हमें देखने को मिले थे, यही एक फाउंडेशन की तरह उभर के सामने आए, जो 1990 में गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की थी. उसके लिए वो नई पॉलिसी क्या थी? LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसको कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा इसका एक चैप्टर है, इसको कि हम अच्छे से या डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो एक एक करके हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी देखते हैं. जो पहला इम्पैक्ट था वो पब्लिक सेक्टर मोनोपोली का था, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ने एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी. इसकी वजह से एक मोनोपोली क्रिएट हो गया था पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी में. अब इसको आप समझिए कैसे. कोई फॉरेन कंपटीशन तो था नहीं, कोई फॉरेन कंट्रीज की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ सेटअप थी नहीं जो अपने प्रोडक्ट्स को बनाए और उनके प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हो. तो कंज्यूमर जो है इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को छोड़ के उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे या उनको कंज्यूम करे. यानी कि जो भी इंडिजीनियस और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती थी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, वही इंडियन कंज्यूमर को कंज्यूम करना पड़ता था. चाहे वो अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे बुरे क्वालिटी का हो, चाहे उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो या प्राइस बिल्कुल भी कम हो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. तो ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए एक कारण बनी. और जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो भी अपने आप को इनकरेज नहीं कर पाती थी अपने प्रोडक्ट्स को
उनके क्वालिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने क्वालिटी को बेटर करने के लिए। फाइन। तो एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर रखा था। इस मोनोपोली की वजह से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेस थे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है नहीं कर रही थी। इससे क्या हो रहा था, लीकेज हो रहा था हमारे रिसोर्सेज में, यानी कि जिस लेवल पे हम प्रोडक्शन कर सकते थे वो उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, जिस लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे उस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था। फिर द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज फेल टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की वजह से मोनोपोली क्रिएट हो चुका था, और इस मोनोपोली की वजह से जो भी इंडस्ट्रीज थी वो इनकरेज नहीं हो पा रही थी कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर किया जाए, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं था। कंज्यूमर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बना रही हैं उसको हम कंज्यूम करें। तो कोई कंपटीशन नहीं था, इस वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटीज को हम अपलिफ्ट नहीं कर पाए, हम इम्प्रूव नहीं कर पाए। और जैसे मैंने पहले बताया था कि एक्सपोर्ट जो है हम नहीं कर रहे थे, ये भी एक कारण था एक्सपोर्ट न करने का, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी था वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग था ही नहीं। नेक्स्ट, इट वॉज डिफिकल्ट टू क्लोज गवर्नमेंट होल्डिंग्स इन स्पाइट ऑफ लॉसेस। बहुत सारे गवर्नमेंट होल्डिंग्स या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लॉस में भी जा रही थी, क्योंकि मैंने बताया करप्शन और जो भी रिसोर्सेज थे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो जो भी फर्म्स थे या जो इंडस्ट्रीज थी वो उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट उनको बंद नहीं कर सकती थी। इसके पीछे कारण ये था, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कैसे होता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की वजह से लोगों की इनकम बढ़ती। तो अगर उन इंडस्ट्रीज को बंद कर देती गवर्नमेंट तो इससे क्या होता, एम्प्लॉयमेंट जो भी था वो बिल्कुल खत्म हो जाता, और इससे जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर का उसको अचीव नहीं कर पाती। इस वजह से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू टेक द डिसीजंस टू शट डाउन द इंडस्ट्रीज which were incurring continuous losses. And the last topic is misuse of permit license राज। अब सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि लाइसेंस राज क्या है। मैंने आपको बताया था IPR 1956 में किसी भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को अपना एक नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, या अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने प्रोडक्शन क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो बिना लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया जा सकता था। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ छूट दे रखी थी, या गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस दिए थे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को। ये प्रोविजंस ये थे कि अगर आप किसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अपने इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें जो है गवर्नमेंट कुछ रिबेट देती इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस और इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज इन पावर सप्लाई। लेकिन फिर भी जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं हो पा रही थी। सबसे बड़ा कारण ये था कि जो भी ये प्रोसेस था लाइसेंस लेने का, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, बहुत टाइम टेकिंग था। तो रेदर देन फोकसिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में फोकस करने या अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बजाय उनका पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा एनर्जी जो है लाइसेंस लेने में ही लग जाता था। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं हो पाती थी नए वेंचर्स को स्टार्ट करने में। एक और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था, वो ये था कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल था, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, उन्होंने कंपटीशन को, यानी अदर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से अपने आप को बचाने के लिए, उनके कंपटीशन से अपने आप को बचाने के लिए किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में लाइसेंस गवर्नमेंट से ले लेती थी, ताकि किसी दूसरे इंडस्ट्री को या किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर कंपनी को वो लाइसेंस न मिले। तो इससे ये हुआ कि कुछ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो रिचर होते गए और बाकी किसी और को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। एक तो वैसे ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, और दूसरा इस लाइसेंस राज का मिसयूज भी स्टार्ट हो गया।
तो इस तरीके से हमने देखा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, और इन्हीं नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ा एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म, और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये चैप्टर जो है आज खत्म होता है। और अगर आपको ये चैप्टर या जो भी इसमें कंटेंट मैंने आपको दिया वो आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो लाइक जरूर करिएगा और इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मेरे नए वीडियोस हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है या इसके कंटेंट को आप अच्छा नहीं समझते हैं तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा। और हाँ, इसके साथ अगर आप डिसलाइक करते हैं तो कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि मैं मोटिवेट होऊंगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने ले आ सकूं, अपने कंटेंट को और अच्छा बना सकूं। टेल देम स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक्स।